नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे आज सुबह सुबह की पहली रणनीति बाजार पर क्या होनी चाहिए, इस वक्त ग्लोबल संकेत कैसे मिल रहे हैं और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और वहां से एक अपडेट। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के मौके पर आज भी चीन और ताइवान के बाजार बंद रहेंगे, लेकिन बाकी एशिया इंडाइसेस पर अगर देखें तो कमजोरी के संकेत ही दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त करीब 13 अंक नीचे है। और इसके अलावा अगर जापान और कोरिया के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। जापान में वहां पर महंगाई के भी आंकड़े आए जिसमें कि अनुमान से हल्की बढ़त देखने को मिली है और उसके बाद हम करीब 302 अंकों की गिरावट वहां पर देख रहे हैं। और इसके अलावा कोरिया के बाजारों में भी हल्की गिरावट है और करीब ½ % से ज़्यादा की कमजोरी के साथ कोरिया के बाजार कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुआ, कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 बेसिस पॉइंट के बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। हमारा अनुमान 25 बेसिस पॉइंट का था, लेकिन ये जो अनुमान से ज़्यादा बढ़त देखने को मिली उसके बाद कहीं ना कहीं कंसर्न फिर से शुरू हो गया महंगाई को लेकर और ग्लोबल इकोनॉमिक चिंता को लेकर। इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो हल्की कमजोर देखने को मिल रही है। और इसके बाद हमने देखा कि यूरोप के बाजारों से भी कमजोरी के ही संकेत देखने को मिले। तो ये एक अपडेट बैंक ऑफ इंग्लैंड का ब्याज दरें बढ़ा दी। और हम आपको बता दें कि जब ब्याज दरें बढ़त का सिलसिला शुरू हुआ था तो वहां पर भी सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ये रेट हाइक्स देखने को मिल रहे थे और 50 बेसिस पॉइंट, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, ये बड़ा रेट हाइक यहाँ पर देखने को मिला, जिसका कि असर हमने बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी देखा। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कल जो गिरावट हमने देखी थी, एक सुधार देखने को मिला। हालांकि डाउ जोन्स लाल निशान में ही बंद हुआ, लेकिन निचले स्तरों से अगर देखेंगे तो 111 अंकों की बढ़त वहां पर देखने को मिली है और नैस्डैक और S&P 500 हरे निशान में ही बंद हुए हैं। अक्टूबर जॉबलेस क्लेम के भी वहां पर एक डेटा आया और वहां हमने देखा कि उसमें अनुमान से ज्यादा बढ़त देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं फेड जो लगातार कोशिश कर रहा है टाइटनिंग की, उसका असर अब दिख रहा है लेबर मार्केट में भी। और हमने फेड चेयरमैन के बयान में भी सुना था कि अब जो रेट हाइक लेंगे वो साल के अंत तक लेने का उनकी योजना है। 1-2 हाइक्स यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उससे भी बाजार को एक ब्रीदर मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही चल रहे हैं। जब तक महंगाई कंट्रोल में आएगी नहीं, फेड ब्याज दर में बढ़त जारी रखेगा। लेकिन अब बीच बीच में जो पॉज लेने की भी उन्होंने बात की है, उससे एक बाजार को ब्रीदर मिला है और वहीं से हमने देखा कि एक तेजी आई। एप्पल अपने लाइफ टाइम हाई पर कारोबार करता हुआ नजर आया। तो ये कुछ चीजें थी, फैक्टर्स थे जिससे कि अमेरिकी बाजारों को कल सपोर्ट मिला निचले स्तरों से। अब आते हैं बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की तरफ। तो यहाँ पर जब फेड चेयरमैन के बयान आ रहे हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में अभी भी बढ़त बरकरार है और उसके बाद कमजोर मजबूत जो जॉबलेस क्लेम के डेटा आए वो भी अनुमान से ज्यादा थे, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त आई, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ और डॉलर में जो मजबूती आई है उसका असर हमने सोने पे देखा और $1924 के पास 3 महीने के निचले स्तर पर सोना कारोबार कर रहा था। इसके अलावा कच्चे तेल में भी हमने कल भारी गिरावट देखी 4% की। बीओई के फैसले के बाद जो 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त उन्होंने की, उसके बाद एक इकोनॉमी स्लोडाउन को लेकर चिंता है, मांग कमजोर की यहाँ पर एक चिंता निकल कर आई है, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में कल भारी गिरावट देखी और डॉलर में मजबूती का भी असर यहाँ पर नजर आया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का फैसले का असर कहीं ना कहीं कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट पर था। तो ओवरऑल अगर आज के लिए संकेत देखें तो काफी मिले जुले आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक बार एफआईआईज और डीआईएस की भी अपडेट हम आपको बता देते हैं। और कल कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 690 करोड़ की खरीदारी हुई है, बिकवाली हुई है। कैश मार्केट में डीआईएस की बात करें तो 219 करोड़ की वो खरीदारी करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो एफआईआईज ने 324 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है और इंडेक्स ऑप्शन में 147 करोड़ की मामूली यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा है। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा क्वांटम नजर नहीं आ रहा है बिकवाली और खरीदारी के आंकड़ों पे। तो एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी बहुत मिक्स्ड से ही नजर आ रहे हैं। अब एक बार समझ लेते हैं कि आपके लिए आज के लिए एफएनओ का सेटअप कैसा दिख रहा है और ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल हमारी बात को गौर से सुन रहे होंगे तो कल हमने भी यही बात आपके सामने रखी थी कि अटेम्प्ट फिर से हो सकती है ऑल टाइम हाई की। हालांकि वो अटेम्प्ट हुई भी सिर्फ 2 पॉइंट से छूट के, लेकिन आप उसको मान ही लीजिए कि कल आपका ऑल टाइम हो गया। दूसरा पॉइंट हमने जो रेज किया था कि ऑप्शंस वाले थोड़ा सा सावधान रहे, बी अवेयर, चर्निंग हो रही है और यहाँ पे कॉल और पुट्स दोनों को प्रॉब्लम आएगी। और कल आप देखेंगे तो कल कॉल्स और पुट दोनों टूट रही थी। अगर आप बैंक निफ्टी के 43,800 चेक कर रहे हैं और निफ्टी के अगर 18,800 चेक कर रहे थे तो आज भी आपको यही करना है, थोड़ा कॉल पुट्स के अंदर सावधान रहना है, क्योंकि एक्चुअली मार्केट ने अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा हुआ है, ना ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर रहा है। ये ऑल टाइम हाई मार्केट के लिए ऑल टाइम हाई नहीं है, ये ऑल टाइम हाई मार्केट के लिए रेजिस्टेंस भी है जो 3 बार का अटेम्प्ट हो गया है। अगर ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक नहीं होता है तो ये प्रेशर बनाएगा और ये प्रेशर प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आपको दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो इसलिए बी अवेयर, जिनके पास पोजीशंस हैं वो थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, और जिनके पास कोई पोजीशंस नहीं है, ताजा खरीदारी वो करना चाहते हैं, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक कर लें। ये रिस्क रिवॉर्ड क्या है पहले मैं आपको निफ्टी में बताता हूँ। निफ्टी में 18,600 18,700 की रेंज बहुत अहमियत रखती है। ये ब्रेक होगी तो आपके सपोर्ट्स ब्रेक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप रेजिस्टेंस के तौर पर देख रहे हैं तो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर कल थोड़ा ज्यादा एग्रेशन था, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो भी अपने 43,800 के क्रिटिकल लेवल से नीचे जाके बंद हुआ है। आप आज फिर से यही चेक कीजिएगा, जितना हम 48,800 के नीचे रहेंगे तो उतना हम वीक होते जाएंगे। पहला सपोर्ट 43,500 का है, ऊपर जाते समय 44,000 44,200 की रेंज है। तो जिनके पास पुरानी पोजीशंस है वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, अगर कटता है तो कटने दें। और जिनके पास कोई पोजीशंस नहीं है, पोजीशंस लेना चाहते हैं, तो उनको 100 200 300 पॉइंट की एक आदत से डालनी होगी। वो इसलिए क्योंकि मार्केट अभी भी इसी रेंज में आपको ट्रेड करा रहा है, ना ही ब्रेकआउट ना ही ब्रेकडाउन आपको मिल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन से भी दूर रहने की रिकमेंडेशन है। रही बात एफआईज के डाटा की, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे आप 26,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग हुई है और कल कैश के अंदर बिकवाली की है। इस टाइम सबका कंफ्यूजन होता है कि जब मार्केट के अंदर कैश में एफआईज बेचते हैं और ऑप्शंस के अंदर बड़ी पोजीशंस लेते हैं, इसका मतलब ना ही सपोर्ट टूटेंगे ना ही रेजिस्टेंस का इसका ब्रेक होगा, इसलिए चर्निंग का दूसरा साइन है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया विक्स पीसीआर पुट कॉल रेशियो वगैरह भी 1 के पास है, विक्स भी करीब 11.5 के आसपास चल रहा है। तो कोई ऐसा सेंस ऑफ हरीनेस नहीं है तेजी की या फिर मंदी की। आज भी एक चर्निंग का कारोबार रहेगा। हल्का सा एसजीएक्स निफ्टी आपको ऊपर दिखा रहा है, वैसे सेटअप कल के हिसाब से हल्का कमजोर बंद हुआ है। बिल्कुल। तो ये कुछ डेटा है जिसको कि आप नजर रखिए। बार बार रेजिस्टेंस को टच करके आ रहा है निफ्टी, और अगर उसके पार नहीं निकला तो फिर 1 से 2 दिनों में कमजोरी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें, क्योंकि बाजार इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है, और वो जो लेवल्स हैं, अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, वो अभी हमने आपको बताए। लेकिन इस मार्केट में अब ट्रेड कैसे करें? हमने बाजार का सेटअप तो आपको समझा दिया, एफएनओ सेटअप भी आपके सामने रखा, लेकिन इसे ट्रेड कैसे करना चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ किया चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना इटीना स्वदेश को। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जैसा आपने बताया, मुझे लग रहा है डिम्पी ने भी बताया, थोड़ा रेंज बाउंड है। स्पेसिफिकली एक ट्रेंडिंग बायर्स नहीं दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओवरबॉट जरूर है, कब से करेक्शन की जरूरत लग रही है, लेकिन जैसे डिम्पी ने भी बताया विक्स कम है, रेंज है, तो कोई बड़ी मूवमेंट लगती नहीं है। तो मेरे हिसाब से टाइम बिंग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड है, शायद इंट्राडे बाउंस भी दे सकता है, और इतनी कम विक्स में कॉल पुट बेचने की भी सलाह दे नहीं सकते। कोई कारण से अगर विक्स बढ़ती है तो वो तो बहुत ही शार्पली शार्प मूव आती है ऑप्शंस में। तो मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी अवॉइड। तो ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी फिलहाल अवॉइड करें, ये भी हेमंत की राय बन रही है। तो फिर हेमंत, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या सुझाएंगे आप? पहला स्टॉक है बलरामपुर चीनी। इंट्राडे बाय कॉल है, लेकिन पूरा जो शुगर सेक्टर है, वी डोंट हैव शुगर सेक्टर का इंडेक्स, लेकिन सेटअप उतर रहा है। बलरामपुर चीनी 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। कल वॉल्यूम लास्ट 3.5 महीने का हाईएस्ट कैश मार्केट वॉल्यूम हुआ है।
मैकेनिकल इंडिकेटर्स डेली चार्ट में बाई में है, हायर टॉप हायर बॉटम किया है, तो बलरामपुर का सेटअप अच्छा है। तो इंट्राडे 405 के आसपास की एंट्री, 400 का स्टॉप लॉस, 415 का टारगेट बाई कॉल रहेगा बलरामपुर चीनी पे। दूसरा बाई कॉल रहेगा बिरला सॉफ्ट। स्टॉक ने कल अपवर्ड बार रिवर्सल दिया है, लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, अब 55 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर बाई में है, 1, 2, 3, 4 घंटे पे स्टॉक ब्रेकआउट देने के मूड में है। तो बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट 343 के आसपास की एंट्री, 338 का स्टॉप लॉस और 353 का टारगेट। वंस अगेन बाई कॉल रहेगा इंट्राडे बलरामपुर चीनी और बी सॉफ्ट। ठीक है। तो बिरला सॉफ्ट, बलरामपुर चीनी, ध्यान रखिएगा ये इंट्राडे के लिहाज से आपको कॉल दी हुई है। 415 का टारगेट बलरामपुर चीनी के लिए और बिरला सॉफ्ट में 353 के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज आईटी स्टॉक्स में आज एक्शन दिख सकता है, उसकी बात उसका जुड़ी खबर भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन कंपनियों पर नजर रखिए, स्मॉल कैप लार्ज कैप कंपनियों पर। और शुगर शेयरों में हम देख ही रहे हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन को अब बढ़ा दिया है उस टारगेट को, जिसके चलते लगातार तेजी बनी हुई है और आगे भी ये तमाम कंपनियां फोकस में रह सकती है। लेकिन फोकस में रहेंगे आज खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो आईपीओ का एक्शन भी मैं पहले बता देता हूँ आपको। एचएमए ग्रुप जो है यहाँ पे फोकस में रहेगा। 98% ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो गई है थर्ड डे के एंड में, लेकिन आज जो है आखिरी दिन है आपके सब्सक्रिप्शन का, मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी तरह कंप्लीट भी हो जाएगी फर्स्ट हाफ में। आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, थोड़ी सी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकती है क्योंकि एसेंचर ने जो है अपनी टॉप एंड गाइडेंस थी जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की, उसको लोअर कर दिया। पहले 10% था, अब 9% कर दिया है। हालांकि स्टॉक में भी वहाँ पे जो ग्लोबली 2% में गिरावट देखने मिली। लैंडमार्क कार्स में जो है हमारी खबर पे मुहर लगी और कल हमने खबर सेगमेंट में जो है कल सुबह 9 बजे कहा था कि ब्लॉक डील हो सकती है और यहाँ पे आज जो है टीपीजी लाइकली है अपनी सारे 11% स्टेक जो है उसको एग्जिट कर सकती है। लगभग 44 लाख शेयर्स जिसका वैल्यू 300 करोड़ है उसको जो है बिकवाली हो सकती है आज। कोल इंडिया भी है यहाँ पे फोकस में, एक नई प्राइसिंग मैकेनिज्म लगा सकती है जहाँ पे जो हाइक होती है कोल प्राइसेस उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ सकती है। और अर्लियर जो थे ऑफकोर्स ऑक्शन प्राइसेस होते थे जो ग्लोबल प्राइस के साथ जो है कनेक्टेड होते थे। एविएशन पेंट स्टॉक्स में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। कल देर रात ब्रेंट क्रूड 4% गिर गया और याद रखिए ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का 13 कंसेक्यूटिव रेट हाइक है, तो ये तो एक पोर्शन था ही और चाइना की डिमांड भी जो है कम है, तो ओवरऑल इसके कारण जो है ब्रेंट क्रूड में भी जो है गिरावट देखने मिल रही है। इरोस इंटरनेशनल 250 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन सेबी ने बार कर दिया है कंपनी को, सीए और एमडीओ को स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पे फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग और सैफनिंग हो रही है और कंपनी ने जो है अपनी तरफ से कहा है कि कंपनी लीगल एडवाइस सीख कर रही है। एचसीएल टेक की जो है मैनेजमेंट मीट हुई थी, यहाँ पे उन्होंने रीअफर्म किया रेवेन्यू गाइडेंस 6 से लेकर 8% का ग्रोथ का वित्त साल 2024 के लिए और जो है वो आशा कर रहे हैं कि वो प्री कोविड एबिट मार्जिन जो 19 से 20% तक है वो टच कर पाए। हालांकि FY24 के लिए उन्होंने 18 से 19% का रखा है। श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी और टिमकेन इंडिया फोकस में रहेंगे। एफटीएससी की जो एडजस्टमेंट है आज होने वाली है और यहाँ पे तीनों स्टॉक्स में इन्फ्लोज देखने मिलेगा। इसके अलावा बीपीसीएल फोकस में रहेगा। 28 जून को बोर्ड मीटिंग है राइट्स इशू के लिए और यहाँ पे याद रखिए फंड जो है कैपेक्स के लिए होगा या डीलेवरेजिंग के लिए होगा, लेकिन हालांकि थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन जरूर देखने मिल सकती है स्टॉक में। एचसीसी फोकस में रहेगा और यहाँ पे डिलीवरी आंकड़े बहुत आए हैं, हाईएस्ट एवर डिलीवरी देखने मिला लगभग 40% टोटल वॉल्यूम के और लगभग 7% की इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग में भी जो है ओवरऑल क्लोज देखने मिला डिलीवरी का। एंटनी वेस्ट में मेरी स्ट्रेटेजिक मार्केट्स ने जो है लगभग 2.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। वहीं अगर क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की बात करें तो प्रमोटर्स ने 4% स्टेक की बिकवाली की है और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सिस म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स जैसे इन्वेस्टर्स हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग का कल हमने बताया था कि 2 फॉरेन वीसीज ने जो है लगभग आप कह सकते हैं 14% स्टेक की बिकवाली की है और हमारी खबर पे मुहर लगी है। यहाँ पे बायर्स जो है बड़े बड़े इंक्लूड करते हैं IMF और कोटक म्यूचुअल फंड और मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स। डिलीवरी में भी जो है हमने कहा कि बायर्स जो है लगभग नॉर्जस बैंक, लॉकहीड मार्टिन और सऊदी सेंट्रल बैंक है जहां पे कार्डलाइन ने पूरी एग्जिट ले ली 2.5% स्टेक बेच के। अब QIP पे आता है। रेथर इंडस्ट्रीज में पूरे हफ्ते जो है लगातार एक अच्छी रैली देखने मिली है और यहाँ पे जो है लगभग 750 करोड़ की जो है QIP रेस की और यहाँ पे बड़े अलॉटीज के नाम ले तो दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, ईडलवाइस म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और इन्वेस्को।
ऑर्किड फार्मा भी फोकस में रहेगा। है तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। अब QIP इशू खुल चुकी है, फ्लो प्राइस 425 रुपये का है, यानी कि आप कह सकते हैं 6% के प्रीमियम पे है। अब याद रखिए जो बोर्ड मीट होने वाली है जून 27 को, यहाँ पे इशू प्राइस दिया जाएगा और बोर्ड की अप्रूवल ने 500 करोड़ रेस करने के लिए है। HEG जो है 42.5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, जिसका डिविडेंड यील्ड लगभग 2.6% है। और सारेगामा जो हमने कल खबर घर में सेगमेंट में लिया था, वहाँ पे NCLT कोलकाता की अप्रूवल आ गई है, जहाँ पे वो डीमर्ज करने वाले अपने ई-कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और आगे जाते हुए री रेटिंग हो सकती है। दिग्गज इन्वेस्टर्स भी जो हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके एक्विजिशंस में, और हमने ये देखी भी थी ब्लॉक डील्स में। तो इन 2 या 3 स्टॉक्स में जो है हमारी खबर की सटीक जो बारीकी से हमने आपको पहले ही बताया था। बिल्कुल, थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कुछ खबर हमने आपको पहले बता दी थी और उस खबर पर मुहर भी लग चुकी है, इस पर आप नजर रखिए। तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। एक टाइम क्विकली कमोडिटी मार्केट की तरफ हमारे साथ भूपेश शर्मा जुड़ चुके हैं। भूपेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। सबसे पहले तो सोने चांदी पर अपनी रणनीति बताइए, क्या करें? सोने में तो भारी गिरावट हम देख रहे हैं, अब यहाँ से क्या और करेक्शन देख रहे हैं आप गोल्ड में? मॉर्निंग मैम। सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी में इस हफ्ते एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। मुझे उम्मीद है कि सोने और चांदी में दोनों में एक छोटा पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी ओवर सोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से चांदी की बात करें तो चांदी 68,300 का जो चांदी है, मुझे लगता है कि 68,000 के इर्द गिर्द कहीं भी चांदी मिलती है वहाँ लेनी चाहिए। एक छोटा पुल बैक चांदी में मुझे देखने को समझ आता है, जो 68,700 से लेकर 68,900 तक जा सकता है। वहीं सोने की बात करें तो 58,196 का जो दाम है, ये अपसाइड में एक पुल बैक में 58,430 और 550 के पास आ सकता है। बिल्कुल, तो ये है राय सोने चांदी पर। इसके अलावा कच्चे तेल में भी हमने कल 4% तक की गिरावट देखी है, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। मेरी स्ट्रेटजी रहेगी आज के लिए कि कच्चे तेल में जहां भी एक पुल बैक मिलता है वहां बिकवाली करनी चाहिए। अगर पुल बैक में भाव 5,750-8 के मध्य मिलते हैं तो वहां बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5,810 के ऊपर का रहेगा। मुझे उम्मीद है नीचे में 5,680 और 5,650 के भाव भी देखने को आसानी से मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो कच्चे तेल में भी बिकवाली बढ़ सकती है, 5,700 के लेवल्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल बिकवाली करके चलिए। 262 अंकों की तेजी थी कल, स्टॉप लॉस 5823 का लगाइए, क्योंकि यहाँ पर अभी करेक्शन और गहरा सकता है। बेस मेटल्स में आप कई मौके देख रहे हैं भूपेश? जी, बेस मेटल्स में कॉपर एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, और जिसमें 732-35 से लेकर और नीचे में 724-25 तक के भाव में ट्रेड कर रहा है। इसलिए कॉपर में दोनों तरफ का ट्रेड किया जा सकता है। 725 के इर्द गिर्द कहीं मिलता है तो 722 का स्टॉप लॉस लगाकर कॉपर में लेवाली करनी चाहिए। ऊपर में कॉपर अगर 735 से 36 के आसपास मिलता है तो वहां बिकवाली करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 738 के ऊपर का रहेगा। दोनों तरफ 4 से 5 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। तो ये है राय कॉपर पर। भूपेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी में भी वीकनेस अभी और गहरा सकती है, कच्चे तेल में भी बिकवाली करके चलिए, और बेस मेटल में कॉपर में आपको ट्रेडिंग की रणनीति बता दी गई। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक और इवेंट का। कल से पीएम मोदी अपने यूएस के दौरे पर है और वहां पर उनका भव्य स्वागत देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार तस्वीरें वहां से आ रही हैं और एक गर्व का मौका ये भारत के लिए भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के संसद के दोनों सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। वो 3 दिन के अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं और सबसे पहले वो न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां से वॉशिंगटन डीसी आए हैं और पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उसके बाद साझा बयान भी जारी किया और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब
हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. चलिए अब वापस लौटते हैं मार्केट की तरफ और तो कुछ आपको ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट बता देते हैं और उसके चलते एक्शन एक्सपेक्टेड है। पेटीएम पर नजर रखिए। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया। 885 रुपए से बढ़ाकर जो टारगेट है वो 1020 का कर दिया है। पेटीएम के लिए इनके मार्जिन को लेकर वो कह रहे हैं कि आउटलुक काफी अच्छा नजर आ रहा है और हाई मार्जिन लेंडिंग पर जिस तरह से वो फोकस कर रहे हैं, इससे भी आने वाले 3-4 क्वार्टर में मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। ये है पेटीएम पर राय। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजाज ऑटो की। यहाँ पर भी टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की राय अपनी बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 5380 से बढ़ाकर 5400 का कर दिया है और इसके अलावा उनका कहना है कि बजाज ट्रायम्फ का जो लॉन्च हुआ है वो एक बड़ा कैटलिस्ट साबित होगा बजाज ऑटो के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईटी स्टॉक्स की। आज वो फोकस में रहेगी क्योंकि एसेंजर की कमजोर गाइडेंस आई है। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे लेकिन कमजोर गाइडेंस यहां पर देखने को मिली है और उनका कहना है कि जो नॉर्थ अमेरिका के लिए आउटलुक शेयर किया है थोड़ा कमजोर था। उसके चलते एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एचसीएल टेक के लिए भी आने वाले समय में कुछ रिस्क, कुछ जोखिम क्रिएट हो सकते हैं, जिस तरह की गाइडेंस यहाँ पर एसेंचर की तरफ से निकल कर आई है। तो आज आईटी शेयरों पर भी नजर रखिए। ऑलराइट, चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे